हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए, साथ ही बेल आइकॉन ऑल वाले क्लिक करिए ताकि सभी नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं जो प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ वो प्रैक्टिस सेट हमारा सीटेट का प्रैक्टिस सेट है और पर्यावरण विषय है आज। तो आज हम ईवीएस के 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और फटाफट। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण या और तकनीकी है। तो पहला ऑप्शन कहता है परियोजना, ये ऑप्शंस नहीं है, ये पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है का परियोजना कार्य, दूसरा है क्षेत्र भ्रमण, तीसरा है जर्नल लिखना, चौथा है विचार मानचित्रण। और पहला ऑप्शन कहता है 1 और 2 और 3, दूसरा ऑप्शन कहता है केवल 4, तीसरा ऑप्शन कहता है 1 और 2 और चौथा ऑप्शन कहता है ये सभी। तो प्रश्न नंबर 61 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2, परियोजना कार्य और क्षेत्र भ्रमण, ये दोनों ही ऑप्शन सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मिजोरम की, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित में से कथनों का अध्ययन कीजिए। तो पहला जो कथन है वो क्या कह रहा है, पहला कथन कह रहा है कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। दूसरा कथन कहता है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन कहता है बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। चौथा कहता है कि एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और कथन नंबर 5 कहता है आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है 3, 4 और 5 सही है। दूसरा ऑप्शन कहता है 1, 2 और 4 सही है। तीसरा ऑप्शन कहता है 1 और 2 सही है। चौथा ऑप्शन कहता है कि 2 और 4 सही है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? प्रश्न नंबर 62 के लिए जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्ष छोड़ देते हैं। इस भूमि पर घास और खरपतवार को काट कर जला देते हैं। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रियाओं पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? पहला ऑप्शन है पूर्वानुमान, दूसरा है निर्धारण, तीसरा है निष्कर्ष निकालना, चौथा है अवलोकन। तो इसमें से क्या नहीं है ये बताना है। तो प्रश्न नंबर 63 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही होगा। यहाँ पर निर्धारण करना ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये प्रश्न कहता है कि खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के कारण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन शिक्षक युक्ति अधिक प्रभावित होगी? पहला ऑप्शन कहता है इस प्रश्न के लिए विभिन्न खेलों के कई कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। दूसरा ऑप्शन कहता है शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन कहता है शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजनाएं कार्य करना। डी ऑप्शन कहता है शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना तथा उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। तो प्रश्न नंबर 64 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को अलग अलग मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नीचे दी गई पद्धतियाँ प्रयोग करती हैं। पक्षी पर आधारित चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों को तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना व उनका संक्षेप में वर्णन। थर्ड कहता है शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो इन सभी में कौन सा आंसर सही होगा?
तो पहला जो ऑप्शन है वो है बहुविधि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। दूसरा है नलिनी के इस प्रयोजन को सीखने का उपागम कौन से सीखने का उपागम प्रयोग कर रही। तो पहला ऑप्शन है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। दूसरा है दूसरे शिक्षकों और अभिभावक को प्रभावित करना। तीसरा है शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। डी कहता है अपनी पाठ्य योजना का पालन करना। तो प्रश्न नंबर 63 का जो सही उत्तर 65 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को क्या करना, पूर्ण करना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलाप करती है। क्या क्या करती है आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रतिक्रिया है कि प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उनकी देखभाल करें। दूसरा ऑप्शन कहता है वन संरक्षण और वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। तीसरा ऑप्शन कहता है वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण करें, उस पर प्रतियोगिता करें। चौथा ऑप्शन कहता है शिक्षार्थियों को ऑप्शन नहीं है, ये सारे कथन है। चौथा कथन कहता है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। तो वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधि में कौन सी सबसे कम प्रभावी है, ये बताना है। ऑप्शन कहता है 2, ऑप्शन कहता है कथन नंबर 3, ऑप्शन कहता है कथन नंबर 4, ऑप्शन कहता है डी कहता है कथन नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौथा वाला क्या करेंगे, लकड़ियों के भंडार को दिखाएंगे, ये कम प्रभावी है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का क्या कारण है। पहला ऑप्शन है मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। दूसरा है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रसता में परिवर्तन। तीसरा ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। फोर्थ ऑप्शन है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। तो प्रश्न नंबर 67 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 प्रभावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। पहला ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। दूसरा है विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न साधनों के अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है यात्रा के विभिन्न साधन विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। डी ऑप्शन कहता है पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में उपयोग द्वारा उनके विभिन्न विधियों की व्याख्या। तो इसमें जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 68 के लिए होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए साधनों के अनुभव का वर्णन करने के लिए कहना। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 69 की ओर। ये कहता है कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में किसी पाठ में सोचिए और चर्चा करिए भाग में नीचे दिए गए कथन में लिखा। यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल डीजल ना हो तो क्या होगा। इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला जो ऑप्शन है वो कहता है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन कहता है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तीसरा ऑप्शन कहता है छात्रों को तेल के न्यायगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। डी ऑप्शन कहता है छात्रों को पेट्रोल डीजल स्रोतों के बारे में मूल्यांकन कराना। तो ये प्रश्न का सही उत्तर है 69 का, तो ए वाला हमारा सही होगा। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु और सोचने विचारने की कुशलता को क्या करता है, तो बढ़ावा देता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ये कहता है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। दूसरा है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना।
तीसरा ऑप्शन है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। चौथा है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सीखना। तो प्रश्न नंबर 70 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव करना, यानी वो खुद करके क्या करेंगे, सीखेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पहला है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। तीसरा ऑप्शन है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। चौथा है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। प्रश्न नंबर 71 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक, अधिगम विस्तार के अवसर को उपलब्ध कराना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर में भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट कराना, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एकरसता को बदलना, और डी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय, तो पहला ऑप्शन है जनवरी से मार्च, दूसरा ऑप्शन है अप्रैल से जून, तीसरा ऑप्शन है जुलाई से सितंबर, चौथा ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर। तो प्रश्न नंबर 73 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर से दिसंबर। डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो पहला ऑप्शन है पेट्रोल, दूसरा है पैराफिन मोम, तीसरा है ग्रीस, चौथा है कोयला। तो यहाँ पर कौन सा भिन्न है ये बताना है। ऑप्शन नंबर एक, पेट्रोल क्या है, इन सभी से अलग है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 75 कहता है कि नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मेघालय, तीसरा असम में, चौथा उड़ीसा में। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रश्न नंबर 76 की कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती हैं कि उसके विद्यार्थी आसपास पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। दूसरा, यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। तीसरा, अधिकतम पौधों के नाम लिखना। चौथा, पौधों की ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान का अवलोकन करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उनकी ऊंचाई, पत्ती, गंध और उगने का स्थान में अंतर का वो क्या करें, अवलोकन करें। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 77 ये कहता है कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को पहला ऑप्शन है पोषक तत्व से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। दूसरा है श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तीसरा है मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। डी कहता है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए ताकि बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए तो प्रश्न नंबर 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक सही होगा। पोषक तत्व से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। शामिल करना यानी इंगेज, खोजबीन करना यानी एक्सप्लोर, व्याख्या करना यानी एक्सप्लेन, विस्तार करना यानी इलेबोरेट, मूल्यांकन करना यानी इवेलुएट। तो ये 5 जो ई हैं, यहाँ पर 4 ई दिए गए हैं। ये चारों ईज जो हैं वो क्या है, विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईज हैं। तो यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण ईज आपको दिए गए हैं, 4 यहाँ पर और लास्ट में एक इवेलुएट करना। तो अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभव को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षिका उनसे गतिविधि कराने के लिए कहती है। क्या गतिविधि कराती है, पहला जो है
वो क्या कहता है, बीजों को रात भर पानी में भिगो के रखें और पानी में रखें और उन्हें गीले कपड़े में रखें। दूसरा है 2 दिनों के बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तन को रिकॉर्ड करें। सी कहता है पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक का काम करें। शिक्षक द्वारा दी गई उपयुक्त गतिविधियों में इन 5 चीज़ में कौन शामिल नहीं होते। तो यानी जो ये गतिविधि दी गई इसमें कौन सा 5P में से कौन सा ही नहीं आया। पहला ऑप्शन है एक्सप्लोर और इवेलुएट, दूसरा है इंगेज एंड एक्सप्लोर, तीसरा इंगेज एंड इवेलुएट, फोर्थ है एक्सप्लेन एंड इलेबोरेट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो डी वाला ऑप्शन होगा, एक्सप्लेन एंड इलेबोरेट। यहाँ पर ये वाला नहीं डिस्कस हुआ। आइए चलते हैं अगले। सॉरी गाइस, यहाँ पर ये वाला सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने इंगेज नहीं किया और एक्सप्लोर नहीं किया इसको। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो ये भी बहुत बड़ा सा प्रश्न है और ये कहता है कि यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि पहला ऑप्शन है पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि वे बाहर क्षारीय होते हैं। दूसरा कहता है आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा कहते हैं पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन कहता है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तो 79 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, दूसरा है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, तीसरा है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, चौथा कहता है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। प्रश्न नंबर 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, कम तापमान पर रोगाणु क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्यों। तो ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, दूसरा कहता है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, तीसरा ऑप्शन कहता है नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है, चौथा कहता है नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो कौन सा आंसर होगा, तो जो सही उत्तर है प्रश्न नंबर 81 के लिए, तो वो कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाघों की सही विशिष्टताएं चुनिए। बाघ के कान सभी आवाज़ों को ग्रहण करने के लिए विभिन्न दिशाओं में घूम सकते हैं, बाघ रात्रि के समय बिल्कुल भी नहीं देख पाते, बाघ मौके के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवाज़ पैदा करते हैं, बाघ गुर्राने की आवाज़ 500 मीटर तक सुनाई दे सकती है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 82 का बी ऑप्शन सही होगा, यानी ए और सी सही है। इसमें ए क्या कहता है, बाघ के कान सभी आवाज़ को ग्रहण करने के लिए विभिन्न दिशाओं में घूम जाते हैं। सी ऑप्शन क्या है, बाघ मौके के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवाज़ पैदा करता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे देश में बाल विवाह से संबंधित एक कानून है, इस नियम के अनुसार विवाह की कम से कम आयु कठोर रूप से निश्चित कर दी गई है, जो क्या है। पहला ऑप्शन है लड़की के लिए 18, लड़के के लिए 21, दूसरा कहता है लड़के लड़की दोनों के लिए 18, तीसरा कहता है दोनों के लिए 21 और फोर्थ ऑप्शन कहता है लड़की के लिए 16, लड़के के लिए 19। तो प्रश्न नंबर 83 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, लड़की के लिए 18, लड़के के लिए 21। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है घटपर्णी नेपेंथीज पादपों का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़े को शिकार करते हैं। इस पादप में
इस पादप से एक विशेष गंध निकलती है जो इन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारे देश में यह पादप कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा है मिजोरम, तीसरा असम, चौथा है मेघालय। तो ये मेघालय में पाया जाता है। अभी हमने घटपर्डी की बात की थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश विद्यार्थियों की सहायता करेगा? पहला ऑप्शन पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास, दूसरा ऑप्शन कहता है बाहरी भ्रमण से दोस्तों के साथ मजा लेने, तीसरा ऑप्शन कहता है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने, चौथा ऑप्शन कहता है कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में। तो प्रश्न नंबर 85 का डी वाला ऑप्शन है, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थिति के साथ क्या है, जोड़ने के लिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को, पहला ऑप्शन है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए, दूसरा है श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन कहता है मानव धातु का प्रतिरूप दिखाना चाहिए, चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहें और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए, बाद में शिक्षक इसकी व्याख्या करनी चाहिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न गाइस, ये प्रश्न रिपीट हो गया है तो हम इसको ना पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम, पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा राजा राममोहन राय, चौथा है मदन मोहन मालवीय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। बिहू की बात करें तो पहला ऑप्शन कहता है कि ये राजस्थान का लोक नृत्य है, दूसरा है तमिलनाडु का लोक नृत्य, तीसरा असम का, चौथा उत्तर प्रदेश का। तो ये कहाँ का है? बिहू असम का है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं सीरीज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न कहता है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? पहला ऑप्शन ओजोन और ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, चौथा है आर्गन और ओजोन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यहाँ पर ये उत्तर होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो का सेशन अच्छा लगा होगा, प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन प्रेस कर ले, ऑल वाली प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।